नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब पार्ट 23 लेके आ गया हूँ। और पार्ट 23 का जो पहला क्वेश्चन है, भरमौर का प्राचीन नाम था। भरमौर का जो प्राचीन नाम था ये था ब्रह्मपुर। भरमौर जो है ये चंबा में पड़ता है। देखिए दोस्तों, भरमौर तो चंबा में पड़ता है और इसका पुराना नाम ब्रह्मपुर था। क्वेश्चन आ सकता है किरग्राम किसका पुराना नाम है, तो किरग्राम जो है ये बैजनाथ का पुराना नाम है। अगर बात करते हैं हम देवरा, देवरा जो है ये जुब्बल का पुराना नाम है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जैसे कि भरमौर जो है इसको 84 मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है। ये चंबा में पड़ता है। अगर मैं बात करता हूँ चंबा की, चंबा रियासत की जो स्थापना है ये राजा मारू के द्वारा की गई थी। क्या नाम था? राजा मारू ने चंबा रियासत की स्थापना की थी। और चंबा शहर अलग, और चंबा शहर अलग है, और इसकी जो स्थापना की थी चंबा शहर की, वो की थी साहिल बर्मन ने। याद रखना किसने की थी? साहिल बर्मन ने। और चंबा के ऐसे राजा कौन थे जिन्होंने बर्मन की उपाधि धारण की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चंबा के ऐसे राजा थे आदित्य बर्मन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सारे क्वेश्चन चंबा से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया ये आपने याद रखने हैं। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को लोकप्रिय रूप से पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जिसे पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से जो स्थान हिमाचल में जाना जाता है इसका नाम है राजगढ़। ये राजगढ़ जो है इसको पीच बाउल ऑफ एशिया कहा जाता है। कहाँ पड़ता है, किस जिले में? हिमाचल के। तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में राजगढ़ है, और जिसे पीच बाउल ऑफ एशिया कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड कहाँ पे स्थित है? तो मिनी स्विट्जरलैंड जो है ये खजियार में स्थित है, और खजियार कहाँ पड़ता है? चंबा में स्थित है। लैंड ऑफ ग्रेप्स, ये भी आ सकता है कि लैंड ऑफ ग्रेप्स हिमाचल प्रदेश में किसे कहा जाता है? अंगूरों की घाटी। तो अंगूरों की जो घाटी है ये कहा जाता है रिब्बा वैली को, और ये रिब्बा घाटी जो है ये कहाँ पड़ती है? किन्नौर में। इसे लैंड ऑफ ग्रेप्स या अंगूरों की घाटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार आ जाता है मिनी लहासा, कि भैया मिनी लहासा कहाँ पे है? तो हिमाचल का जो मिनी लहासा है ये कहाँ पे? धर्मशाला। और क्वेश्चन आ सकता है कि वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, दूध और शहद की घाटी। तो दूध और शहद की घाटी जो है ये चंबा घाटी है। कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का अजंता, अजंता ऑफ हिमालयाज। तो अजंता ऑफ हिमालय जो है ये ताबो मठ को कहा जाता है। और एलोरा ऑफ हिमालय जो है ये मसरूर रॉकेट टेम्पल को कहा जाता है। जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। इनको 1 से 2 बार ज़रूर सुन ले। और जो भी साइकोलॉजी के नोट्स जिसको भी चाहिए भाई, क्योंकि अब पेपर नज़दीक आ चुका है, और शॉर्ट साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट नोट्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7871614549। इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के नोट्स है, जिसको भी लेना है। क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा है जो स्कोरिंग होता है भाई। 30 नंबर का साइकोलॉजी आता है, 30 का ही जीएस रहता है। जीएस तो आप वीडियो से देख लोगे, लेकिन साइकोलॉजी के लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन उतनी वीडियोस नहीं ला पाऊंगा। 4 या 5 वीडियो 15 तारीख के बाद मैं साइकोलॉजी की वीडियोज आप तक लाऊंगा, इंग्लिश की भी लाऊंगा, लेकिन उतनी ज़्यादा तादाद में वीडियो नहीं आ पाएगी। टीजीटी आर्ट्स के लिए अभी टाइम है, मेडिकल के लिए टाइम है, लेकिन अन्य जो टेट है अभी जो 22-23 तारीख को होने हैं या 1 तारीख को होना है, उसके लिए उतना टाइम अभी नहीं बचा है। तो सारी वीडियोज़ देख लेनी है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से जो है रिपीट होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंबा सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो चंबा सेवक संघ की जो स्थापना हुई थी ये 1936। याद रखना है दोस्तों, जो ये चंबा सेवक संघ है इसकी जो स्थापना है 1936 में हुई थी। डिटेल में बात करते हैं चंबा सेवक संघ के बारे में, जितना मुझे पता है। चंबा सेवक संघ क्या था? तो चंबा में जो है बहुत पहले आग लगी थी, तो उसके लिए जो है उसके जो आग लगी थी उसके लिए जो है भाई, जो जिनके घरों में आग लगी थी उनके लिए जो है मदद करने के लिए संघ बनाया गया था। और इस चंबा सेवक संघ का जो प्रधान था वो था लाला जयदेव। ये भी पूछा गया है कि चंबा सेवक संघ जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बार बार आता है। और इसके जो प्रधान थे चंबा सेवक संघ के, इनका नाम लाला जयदेव था। कॉपी पेन उठा के देखे ताकि जो है आपका भी फायदा हो। और चंबा सेवक संघ की जो पहली बैठक हुई थी ये कंगिया गांव में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कंखिया गांव। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हिम ऊर्जा पन बिजली परियोजना का कार्य किस अभिकरण के अंतर्गत है? तो हिम ऊर्जा पन बिजली परियोजना का जो कार्य है वो किसके तहत जो इसको एग्जीक्यूट किया जाता है? तो ये किया जाता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा। अगर मैं बात करता हूँ 1 और 2 परियोजना है, जैसे देखिए कि जैसे साई कोटी 1 जल विद्युत परियोजना, तो साई कोटी 1 जल विद्युत परियोजना भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चलाता है। बनेड़ परियोजना आपने सुनी होगी, आपने रुकती परियोजना किन्नौर की सुनी होगी। ये भी किसके द्वारा ये एग्जीक्यूट की जाती है? हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं,
आर्मी ट्रेनिंग कमांड हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर भैया आर्मी ट्रेनिंग कमांड स्थित है? तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो है ये शिमला में स्थित है। दोस्तों अगर मैं आर्मी ट्रेनिंग कमांड की बात करता हूँ ये तो शिमला में है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो सैनिक स्कूल जो है ये सुजानपुर में स्थित है। देखिए हिमाचल प्रदेश में होली भी होती है और होली जो है कहाँ की बड़ी फेमस है? तो होली भी सुजानपुर की फेमस है। सैनिक स्कूल भी कहाँ पे है? सुजानपुर में ही स्थित है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। कुल्लू की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो कुल्लू की यात्रा जो है करने वाला वो प्रथम यूरोपियन कौन था? लेवल का क्वेश्चन है। तो ये था विलियम मूरक्राफ्ट। विलियम मूरक्राफ्ट जो है वो कुल्लू की यात्रा करने वाला पहला यूरोपियन था। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि कब ये आए थे? तो 1820 के आसपास। भैया याद रखने 1820 के आसपास ये कुल्लू आए थे। और जब ये कुल्लू आए थे ना तो उस समय कुल्लू के राजा कौन थे? ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछ ले जाते हैं। तो जब विलियम मूरक्राफ्ट कुल्लू आए थे तो कुल्लू के राजा थे अजीत सिंह। क्या नाम था इनका? अजीत सिंह थे। और क्वेश्चन एक और आता है कि कुल्लू रियासत जो है वो अंग्रेजों के अधीन कब आई थी? देखिए विलियम मूरक्राफ्ट आया था उस समय राजा अजीत सिंह थे, लेकिन कुल्लू रियासत अंग्रेजों के अधीन कब आई? तो अंग्रेजों के अधीन आई थी 1846। याद रखना है 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गई थी कुल्लू रियासत। देखिए कुल्लू रियासत की जब बात कर ही रहे हैं तो कुल्लू रियासत की थोड़ी बात और कर लेते हैं। कुल्लू रियासत का जो सबसे शक्तिशाली राजा था ना, इनका नाम था राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह जो थे ये कुल्लू रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। और कुल्लू में एक मेला होता है, अंतर्राष्ट्रीय मेला, जिसको कुल्लू का दशहरा कहा जाता है। भैया कहाँ मनाया जाता है? तो कुल्लू में एक मैदान है, ढालपुर मैदान। याद रखना है कुल्लू का जो दशहरा है कुल्लू के ढालपुर मैदान में मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि कुल्लू रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुल्लू रियासत की जो स्थापना है वो की गई थी विहंग मणिपाल के द्वारा। क्वेश्चन ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि कुल्लू में एक झरना है जिसका नाम है राहला झरना। राहला झरना कुल्लू में है, कुल्लू के मनाली में है। क्वेश्चन ये भी आता है कि हिडिंबा देवी मंदिर मनाली में स्थित है, किस शैली में बनाया गया? ये सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है। देखिए भैया अगर आप यहाँ तक आ रहे हैं तो पूरी वीडियोस देखनी, स्किप नहीं करनी है, आपका फायदा हो रहा है। इतना डिटेल से आपको कोई भी बताने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है जो हमने पढ़ रखा है कि चंबा सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो चंबा सेवक संघ की स्थापना हुई थी 1936। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मास्टर शिल्पकार का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो मास्टर शिल्पकार का जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला ये मिला था महेशी देवी। महेशी देवी के बारे में जितना मुझे पता है इनका संबंध चम्बा रुमाल से था और इनको 1965 में मास्टर शिल्पकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इतना अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है कि एक बार नहीं 1000 बार भाई मैं देखता हूँ आ चुका है एग्जाम्स में, तो आप ये बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। किस साल में चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में स्थापित किया गया? चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर वाज फाउंडेड इन विच ईयर? तो इसकी जो स्थापना हुई थी कृषि विश्वविद्यालय की, जिसको चौधरी श्रवण कुमार के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। कहाँ पड़ता है? पालमपुर के कांगड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। लेकिन इसके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटी जैसे HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हुई थी 1970। क्वेश्चन आ सकता है कि एक क्वेश्चन बहुत आता है, वाई.एस. परमार, डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो है नौनी सोलन में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। HPU की हुई थी 1970 में और 1978 में हुई थी चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय। देखिए NIT जो है वो हमीरपुर में है और NIT का जो पुराना नाम है वो पहले होता था REC का जो मतलब है ये NIT का पुराना नाम था भाई, NIT का पुराना नाम क्या था? REC रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हमीरपुर। लेकिन REC का नाम 2002 में बदल के क्या हो गया था? NIIT हो गया था। देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए अब कुछ साइंस के क्वेश्चन, देखिए टेट परीक्षाओं में कुछ 2 या 4 क्वेश्चन साइंस के भी रहते हैं, तो अब हम साइंस के क्वेश्चन भी मैंने अब लाने शुरू कर दिए है। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? मानव शरीर में भैया कितनी हड्डियाँ होती है? बस तो आपको हड्डियों के बारे में पता होना चाहिए। तो मानव शरीर में जो हड्डियाँ होती है, बोन्स जो होती है, 206 हड्डियाँ होती है। कॉमन क्वेश्चन कुछ इसके अलावा और भी पूछे जा सकते हैं और मैं डिटेल में हर एक चीज़ बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन आ सकता है स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन। तो स्टडी ऑफ बोन को जो कहा जाता है ये कहा जाता है ऑस्ट्रोलॉजी, या ये याद रखना है ऑस्ट्रोलॉजी। तो ऑस्ट्रोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ बोन को, ये आपने याद।
क्वेश्चन आ सकता है सबसे लॉन्गेस्ट बोन, तो सबसे जो बड़ी हड्डी है वो है फीमर। याद रखना है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है मानव की, वो कौन सी है, फीमर। ये भी आपने याद रखना है, कई बार ये पेपर में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस बीमारी से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है। तो कौन सी बीमारी से जो पीड़ित होते हैं उनको जो है वो इंसुलिन दिया जाता है, तो जो डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं इनको जो है वो इंसुलिन दिया जाता है। देखिए दोस्तों, एक डे भी मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो होता है ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये तो था भाई, अगर हमें जो है कौन सी बीमारी होती है जब हमें इंसुलिन दिया जाता है, तो जब डायबिटीज़ का रोग हो जाता है और इसमें जो है एक ऑर्गन जो है एक ग्लैंड का जो ऑर्गन है वो बढ़ जाता है, जैसे पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज के सेक्रेटेड होने के द्वारा भाई ये हमें जो है इंसुलिन मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस में खनिज नहीं होता। निम्न में से जो है किस में खनिज नहीं होता, तो खनिज जो है वो दूध में नहीं होता। दूध में क्या होता है, तो दूध में कैल्शियम होता है, प्रोटीन भी होता है अगर आप दूध पीते होंगे। और दूध की अगर मैं बात करूँ, इसमें शायद विटामिन डी भी होता है। और विश्व में जो है दूध का सबसे अधिक जो उत्पादन करता है वो कौन करता है, वो करता है भाई अपना भारत देश। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 80 क्वेश्चन है, गाय का दूध प्रचुर मात्रा में स्रोत है। तो गाय के दूध में जो प्राचीन मात्रा में पाया जाता है ये विटामिन पाया जाता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में ये भी आता है कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जो गाय के दूध में पाया जाता है, तो वो है लैक्टोस। याद रखना है क्या नाम है, लैक्टोस। जो गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसका नाम लैक्टोस है। और क्वेश्चन आता है उस प्रोटीन का नाम बताया जो गाय के दूध में पाया जाता है, तो इसका नाम है कैसीन। याद रखना है दोनों बात, कार्बोहाइड्रेट का नाम लैक्टोस है और प्रोटीन का नाम कैसीन है। अगला क्वेश्चन बड़े लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, किस तारीख को भारत में सबसे छोटे दिन का अनुभव होता है। तो भारत में जो है वो सबसे छोटा दिन कब होता है, बोल तो क्वेश्चन ये रहा है भाई। तो वो कौन सी तारीख है, तो 22 दिसंबर को जो है वो सबसे छोटा दिन होता है भारत में। और सबसे बड़ा जो दिन होता है वो कब होता है, तो लॉन्गेस्ट डे जो होता है ये 21 जून। याद रखना है लॉन्गेस्ट डे 21 जून को होता है। और 22 दिसंबर को जो है ये क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। देखिए दोस्तों, 21 जून जो है अभी आने वाला है, उस दिन सबसे बड़ा दिन होने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ ये 22 जून और 21 जून का, क्या देखो, पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा उत्तर में, और 23.5 डिग्री दक्षिण में एक अक्षांश रेखा है जिसको बोलते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा उत्तर में है और मकर रेखा दक्षिण में है। तो जब सूर्य की रोशनी पड़ती है भैया कर्क रेखा पे, तो कब पड़ती है, एग्जैक्ट 21 जून को, और मकर रेखा पे पड़ती है 22 दिसंबर। तो जितने भी देश उत्तरी गोलार्ध में आते हैं ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ होता है सबसे बड़ा दिन। और जितने भी देश, जब सूर्य 22 दिसंबर को नीचे पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में, साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो नीचे होता है उस टाइम सबसे बड़ा दिन। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, अगर नहीं लगा है तो क्वेश्चन से तो लग ही जाएगा। सबसे बड़ा दिन जो होता है भारत में वो 21 जून को होता है और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और 21 जून को भाई अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी हवा उसकी दिशा मौसम के बदलने के साथ बदलती है। तो कौन सी हवा ऐसी है कि उसकी दिशा जो है वो मौसम के बदलने के साथ बदल जाती है, तो ये मानसूनी हवा। मानसूनी हवा ऐसी होती है कि उसकी दिशा भी जो है जैसे जैसे जो है मौसम बदलता है वैसे ही उसकी हवा भी बदल जाती है। देखिए कौन सा रीजन ऐसा है जहाँ मानसून सबसे पहले जो आते हैं समर में, गर्मियों के मौसम में। भाई बोल सकते हैं कि मानसून जो सबसे पहले गर्मियों के मौसम में आते हैं वो पश्चिमी घाट में आते हैं। याद रखना है भाई, पश्चिमी घाट में जो है सबसे पहले मानसून आते हैं गर्मियों के दिनों में आजकल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की भूभाग का क्षेत्रफल मिलियन वर्ग किलोमीटर। मैंने तो ये क्वेश्चन पहली बार देखा है, और अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से आ गया तो दिक्कत हो सकती है। कमीशन में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पूछ रहा है कि भारत का जो भूभाग है, लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, मिलियन वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो मिलियन वर्ग किलोमीटर में 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है भारत का। टोटल वर्ल्ड का कितना है, तो टोटल वर्ल्ड का है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। याद रखना है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है टोटल। देखिए टोटल अर्थ की एरिया की अगर मैं बात करता हूं, टोटल अर्थ की एज अगर मैं बात करता हूं, तो अर्थ की जो एज है वो है 4600 मिलियन ईयर। याद रखना है 4600, यानी 4600 मिलियन ईयर एज है किसकी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और सीडीपी के नोट्स अगर आपको लेने हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, और इसमें जो है एसएसटी के नोट्स मैं बिल्कुल फ्री प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ। एसएसटी के नोट्स जो है वो बिल्कुल बहुत सारे नोट्स है,
वो मैं आपको फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नाथुला कहाँ पर स्थित है। नाथुला दर्रा जो है कहाँ पे, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है। नाथुला सिक्किम में है, लेकिन इसके अलावा मेरी आदत है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ बता देता हूँ, क्योंकि अगर इस बार नाथुला है तो अगली बार कुछ और भी आ सकता है भाई। तो नाथुला तो कहाँ पे है, सिक्किम में। क्वेश्चन आ सकता है कि जेलेपला दर्रा कहाँ है, तो नाथू जल गया सिक्किम में, याद रखना नाथू जल गया सिक्किम में, ये ट्रिक है। तो नाथुला और जेलेपला ये कहाँ पे है, सिक्किम में। और क्वेश्चन आ सकता है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख आपने ऐसे याद नहीं रखना, आपने याद रखना नीति को माना लिपुलेख ने, नीति को माना लिपुलेख ने, कहाँ माना, उत्तराखंड में। ये ट्रिक है, नीति को माना लिपुलेख ने। और फिर हो जाएंगे आपके 3 दर्रे, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा। ये कहाँ पे है, तीनों के तीनों उत्तराखंड में स्थित है भाई, ये भी आपने याद रखना है। तो नीति को माना लिपुलेख ने कहाँ पे माना, उत्तराखंड में। तो तीनों दर्रे उत्तराखंड में। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है, बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है, 2 दर्रे हैं सॉरी, एक है बोमडीला, बोमडीला हो गया कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और एक दूसरा दर्रा है दिहांग दर्रा, बोमडीला दर्रा और दिहांग दर्रा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और जोजिला जो दर्रा है ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। ये कुछ दर्रे थे। मुला मुथा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ गए तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। मुला मुथा नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो ये कौन सा है, पुणे। पुणे शहर जो ये मुला मोती नदी के किनारे स्थित है। अब कुछ और शहर जो नदियों के किनारे स्थित है, जैसे आगरा शहर। आगरा शहर किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा शहर है, आगरा, मथुरा और दिल्ली ये तीनों के तीनों किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन में भैया अहमदाबाद दिया है, अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सूरत ऑप्शन में दिया है, सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, सूरत में लगाई थी, ये भी आपने याद रखना है। देखिए कुछ और क्वेश्चन, देखिए ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए हैं। ऑप्शन के अलावा नागपुर, यहाँ पे नागपुर जो है ये नाग नदी, एक नाग नदी बहती है नागपुर में, ये नाग नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन आता है इलाहाबाद, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज। एक क्वेश्चन तो ये मिल गया। और प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। और गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है इसका नाम यमुना है। और यमुना और गंगा का जो संगम है ये कहाँ पे होता है, प्रयागराज में होता है। अयोध्या बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, अयोध्या किस नदी के पास है, सरयू नदी के पास। अगला क्वेश्चन जैसे कि और भी आता है, जैसे हैदराबाद, हैदराबाद भी टेट परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। हैदराबाद भैया मूसी नदी के पास है। और एक क्वेश्चन और है लखनऊ, लखनऊ भी बहुत पूछा जाता है, लखनऊ गोमती नदी के पास है। और जबलपुर शहर है ये नर्मदा नदी के पास है। और कोटा शहर राजस्थान में पड़ता है, ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है, वो है अपना कानपुर। अगर मैं बात करता हूँ गंगा की टोटल लेंथ कितनी है, तो टोटल लेंथ 25 है, बहुत आसान है इसको याद रखना। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसी नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया है। देखिए आपने इन क्वेश्चन को ये नहीं सोचना है कि सर बहुत सारे क्वेश्चन बोल रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत काम आने वाला है, जितने भी मैंने क्वेश्चन बोले हैं ना भाई, ये टेट परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। और इतना फ़ायदा होने वाला है अगर आपने पार्ट 1 से ये सारे क्वेश्चन देख लिए ना, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बेहतरीन आपका फ़ायदा होने वाला है। तो आप पूरी वीडियो देख के जाएं। और सीडीपी के नोट्स, इतना सपोर्ट भाई आपको कोई करने वाला नहीं है। सीडीपी के नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, जीके के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहा हूँ, अपना नंबर दे रहा हूँ आपको, पर्सनल नंबर। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, किस प्राणी की सुरक्षा के लिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। तो कौन सी भाई, ऐसे कौन से जीव था, ऐसा कौन सा एनिमल था जिसके लिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पहले तो पता होना चाहिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ पे। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है और यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो याद रखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड। अब क्वेश्चन था कि किस प्राणी के लिए बनाया गया था, तो ये बनाया गया था बंगाल टाइगर्स। तो बंगाल टाइगर्स के लिए बनाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया था बंगाल टाइगर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर मैं बात करता हूँ, जब ये बना था 1936 में, तो उस समय इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। लेकिन वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अब चेंज हो गया है और वर्तमान में जो इसका नाम है वो है रामगंगा नेशनल पार्क। अब ऑप्शन में यहाँ पे दिया है 1 हॉर्न राइनोज, बोले भैया एक सींग वाले गैंडे। अब एक सींग वाले गैंडे भारत के किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, क्वेश्चन ये बहुत बार टेट में आया है और दिसंबर में भी ये क्वेश्चन आया था शायद। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं।
जाते हैं, वन हॉर्न राइनोज पाए जाते हैं। राइनोज मतलब कि गैंडे। आपने याद रखना है ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये असम में है। कहाँ पे? असम। असम में इसके अलावा एक और भी है, जैसे कि मानस नेशनल पार्क है, रायमोना। टोटल नेशनल पार्क भारत में कितने, जरूर पूछा जा सकता है। टोटल नेशनल पार्क भारत में कितने हैं? 106 नेशनल पार्क भारत में टोटल है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष कौन सा है? और देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये कुछ आम क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो आपकी बेसिक चीज़ें हर एक चीज़ यहाँ से स्ट्रांग हो रही है, बेसिक से लेकर स्ट्रांग तक। बोल रहा है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष कौन सा है, तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस तो सबसे तेजी से बढ़ रहा है। और जब वृक्ष की बात कर रहे हैं तो वृक्ष से रिलेटेड तो हम हिमाचल में ही आ जाते हैं। और हिमाचल का स्टेट ट्री कौन सा है? हिमाचल का जो स्टेट ट्री है इसका नाम है देवदार। और जब आप चूड़धार जाते हैं ना तो चूड़धार में देवदार के पेड़ आपको बहुत देखने को मिलते हैं, तो आप जरूर चूड़धार जाएं। और चूड़धार की जब बात कर ही रहे तो चूड़धार सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 36-47 मीटर। देखिए भैया बातों बातों में क्वेश्चन बन रहा है, और बातों में क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ आने का फायदा ये है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन ये भी आता है कि सिरमौर और शिमला जिले को अलग करने वाली चोटी का नाम क्या है, तो ये भी चूड़धार चोटी है। और चूड़धार में चूड़ेश्वर महाराज जी का मंदिर है, और चूड़ेश्वर महाराज की जो कृपा है, जितने भी हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट टेट की तैयारी कर रहे हैं सबका क्लियर होना चाहिए। और मेरे वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, कौन सा सूखा प्रवण क्षेत्र है? अच्छा क्वेश्चन है, विच इज द ड्राउट प्रोन एरिया? तो सूखा प्रवण क्षेत्र जो है वो कौन सा है, तो ये है रायलसीमा। रायलसीमा जो है ये सूखा प्रवण क्षेत्र है। अब एक डे मनाया जाता है, मैं देख रहा था अभी, मैं पीछे पढ़ रहा था तो एक डे था भाई, तो ये डे बड़ा अजीब था, मैंने भी पहली बार ही सुना था और मेरे लिए भी नई चीज़ थी और आपके लिए भी शायद नई चीज़ होगी कि विश्व मरुस्थलीय पृथ्वी से निपटने के लिए सूखा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीय और सूखे से निपटने के लिए दिवस, तो ऐसे दिवस भी है, ये मनाया गया था 17 दिसंबर। तो सूखे से निपटने के लिए ये दिवस जो है 17 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया है ब्रह्मपुत्र घाटी, तो ब्रह्मपुत्र घाटी या ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी आती है तिब्बत से। तिब्बत से कहाँ से आती है? मानसरोवर। और मानसरोवर झील से 3 नदियाँ आती है, एक आती है ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरी आती है सतलुज नदी जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। सतलुज नदी की भैया बात करते हैं, ये 320 किलोमीटर बहती है हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल की सबसे लंबी बहने वाली नदी है। बात कर रहे हैं वापस ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र जो है जब तिब्बत से आती है तो तिब्बत में इसका नाम होता है तसांगपो। क्या नाम होता है? याद रखेंगे, तसांगपो। तिब्बत में इसका नाम होता है तसांगपो। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है तो इसका नाम होता है दिहांग। ये क्या नाम होता है? दिहांग। और ऑप्शन में महानदी दिया है, महानदी डेल्टा। महानदी के ऊपर एक डैम बना है, और महानदी के ऊपर कौन सा डैम बना है? तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में है, और क्वेश्चन पेपर में आता है कि हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पे बनाया गया है, तो ये महानदी पे बनाया गया है। अब कुछ डैम की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले डैम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो टिहरी बांध जो बना है भैया ये बना है भागीरथी नदी पे। कहाँ पे बना है? तो ये उत्तराखंड में बना है, और सबसे हाईएस्ट हाइट पे ये स्थित है भाई ये वाला डैम टिहरी बांध। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित डैम जो है ये कौन सा है? टिहरी बांध बना है। टिहरी बांध की अगर मैं बात करता हूँ ये तो उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई में स्थित है। रिहंद बांध बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि रिहंद बांध कहाँ पे है, तो रिहंद बांध रिहंद नदी पे है, और कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। यही क्वेश्चन जो है हाईकोर्ट के पेपर में भी शायद आया था, और पिछले बार जो है अपना कौन सा पेपर हुआ था टेट का, उसमें भी ये आया था कि रिहंद बांध किस नदी पे है, तो रिहंद बांध ये रिहंद नदी पे है। और इंद्र सागर बांध ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो इंद्र सागर बांध जो है ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में इंद्र सागर बांध है। भाखड़ा नंगल बांध तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सतलुज नदी पे है हिमाचल प्रदेश में और पंजाब की बाउंड्री में है। और नागार्जुनसार बांध ये कृष्णा नदी तेलंगाना में है। नागार्जुनसार किस नदी पे है? कृष्णा नदी तेलंगाना में है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पे है, और ये कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए कुछ मंत्रिमंडल बना है, तो टीजीटी आर्ट्स और जो मेडिकल का पेपर होना है 13 जुलाई को, इनको तो भाई देखो कैबिनेट के जो ये क्वेश्चन जो अभी बनी है नहीं, इनको तो आ सकता है, लेकिन जो अभी 23 तारीख को पेपर होना है इनका क्वेश्चन पेपर तो बन गया है, तो इनको ये चीज़ नहीं आनी है। आपको जो क्वेश्चन आएगा ना 23 तारीख वाले, जिनका भी 23 और 22 को जेबीटी का पेपर है, आपने क्या है भाई लोकसभा यहाँ पर लेना है। सारा लोकसभा जो हुआ था, कितनी सीटों पे मतदान हुआ था, इसके ऊपर मैं जो है बहुत जल्दी वीडियो निकालने वाला हूँ कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ था कितनी सीटों पे हुआ था। जैसे 543 सीटों पे चुनाव हुआ था। लोकसभा के कितने सदन होते हैं, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट
सीटें कितनी है, कौन सा संसदीय क्षेत्र कितने एरिया में आता है। तो इसके लिए आपको पार्ट 1 से पहले सारी वीडियो देखनी है, अपना जीके स्ट्रॉन्ग करना है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से जो है करना है। अब ऐसा तो नहीं है भाई कि वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। और खुद ही आप जो है 25 तारीख को कमेंट फिर करोगे कि वीडियो जो है बहुत अच्छी बनी है। और जिसको वीडियो अच्छी लगी है वो प्लीज़ करके लास्ट में यस सर का कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय भारत।